नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान के कम से कम 400-500 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्था है। पर्यावरणिक, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, दर्शनात्मक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्था है। सामाजिक, ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते चलेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत ना हो। और ये रीट प्री एग्जाम रीट मैन की जो तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में शिक्षा मनोविज्ञान पूछी जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। व्याख्या, जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक शिक्षा तथा समाज में विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा है जहां बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक होता है। फिर से देखिए क्वेश्चन को। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक क्या है? सामाजिक संस्था है। व्याख्या, जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी जॉन डीवी ने? शिक्षा तथा समाज में विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा है जहां बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ये हमें बताना है कि कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना। ऑप्शन ए दे रखा है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, छात्रों को मनोविज्ञान की उच्चतम शिक्षा देना, छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के गुण सिखाना, छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया, प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम करता। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना, ये जो विकल्प है ये शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल नहीं है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना यह सरकारों का कार्य है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है निश्चित उद्देश्य, नियोजन, विषय वस्तु का विश्लेषण, निरंकुशता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है, तो निरंकुशता है ये प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा में, लैटिन भाषा से, स्पेनिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। व्याख्या, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, लेकिन ग्रीक ना होने पर लैटिन भी सही माना जाएगा, लैटिन ही सही माना जाएगा। यानी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति तो हुई है ग्रीक भाषा से, लेकिन ग्रीक यदि ऑप्शन में आपको नहीं मिले और लैटिन दे रखा हो तो आप लैटिन नहीं करके आएंगे, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? इस नहीं को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि नहीं से संबंधित क्वेश्चन आता है और अपन गलत करके आ जाते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान है, यह व्यवहारपूर्वक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानकीय विज्ञान नहीं है। ऑप्शन पहला ही अपना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जो चीजों के साथ व्यवहार करता है जैसे वे हैं, जबकि मानक विज्ञान वो होता है
जो चीज़ों से व्यवहार करता है जो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है किस विद्वान द्वारा? ये कथन दिया गया है स्किनर द्वारा, सिम्पसन द्वारा, पावलोव द्वारा, वुडवर्थ द्वारा। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, यह सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण करता है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अपन इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं होता है क्योंकि यह शब्द पर बल देता है, ना कि चाहिए शब्द पर, ना कि चाहिए शब्द पर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? और ये पूछा गया आरपीएससी पीटीआई भर्ती परीक्षा में 2022 में पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये हमें बताना है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना, सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यह शुद्ध विज्ञान है, यह कार्य कारण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानकीय विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ अर्थ नीचे दिए जा रहे हैं। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान तीनों में ही सहायक होता है। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझता है, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, इसमें भी मनोविज्ञान सहायक है। तो तीनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर, बीएफ स्किनर। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन पाने में मदद करता है,
यह विद्यार्थियों की कमजोरी एवं असफलता को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन 4 अपना गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की असफलताओं को नजरअंदाज नहीं करता है शिक्षा मनोविज्ञान। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार से संबंधित प्रत्येक व्यवहार को जानने व कमजोरियों को जानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। और ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड ग्रुप डी में, यानी कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप स्वीकार्य है। तो ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा। इसके सिद्धांत एवं नियम में परिवर्तन संभव नहीं है। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है जिसमें नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संपर्क निर्माण कंसेप्ट डेवलपमेंट शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, सीखने के वातावरण से। क्वेश्चन क्या है, संपर्क निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। तो सीखने की प्रक्रिया से। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संपर्क निर्माण तथा सीखने के नियम और सिद्धांत आते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण एकत्रीकरण के से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। फिर से देखो क्वेश्चन को, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है धनात्मक, नियामक, विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील विज्ञान। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील मनोविज्ञान है क्योंकि यह नवीनतम अनुसंधान के अनुसार अपनी विषय वस्तु में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। ऑप्शन सी दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रभावशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार में कोई सीमा नहीं है। तो इसमें बोनस दिया गया था। व्याख्या। उपयुक्त चारों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इस प्रश्न को बोनस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की, प्रायोगिक मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर
हो जाएगा शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है। व्याख्या। मनोविज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक सैद्धांतिक जिसे शुद्ध मनोविज्ञान भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, तथा व्यवहारिक अनुप्रयुक्त पहलू में इन नियमों और सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह व्यक्तिक अनुभवों का गठन करता है। यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है। यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। नेक्स्ट, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? क्वेश्चन को फिर से देखिए। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, शिक्षण प्रक्रिया से, अधिगम परिस्थिति से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अधिगम परिस्थिति से। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। अधिगम परिस्थिति में लिंडग्रेन के अनुसार कक्षागत वातावरण, शिक्षक की मनोवृत्ति, कक्षा का अनुशासन, निर्देशन व परामर्श तथा विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण शामिल होता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है। कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है जिसकी जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान जबकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा है। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा है। नेक्स्ट, ये संस्कृत में पूछा गया क्वेश्चन है। एषु एषु कथम एषु एषु कथम कथनम शिक्षा मनोविज्ञानस्य कार्ये शब्दम अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अधिगमकर्ता ज्ञानम, अधिगमकृत ज्ञानम, आत्म अभिज्ञानम और कक्षा समस्या समाधानम। इसका ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ के सुना देता हूँ। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा, शिक्षार्थी तथा शिक्षक से संबंधित सभी कार्यों में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी संस्कृत में पूछा गया। संस्कृत थोड़ी कम आती है। शिक्षा मनोविज्ञानस्य संदर्भ अधोलिखितेषु उचितं कथनम अस्ति। तो इसका सही आंसर होगा एतत् एकम विकासशील प्रगतिशीलम व विज्ञानम अस्ति। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील व प्रगतिशील विज्ञान है जिसमें नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट, यह किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो ये कहा था स्किनर ने। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस कथन को फिर से देखिए। यह किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, ई ए पील ने, स्टीफन ने? तो इसका राइट आंसर होगा ए ई ए पील ने। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? यह एक नियामक विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। तो मनोविज्ञान यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। ये कथन बिल्कुल सही है। और ये कथन कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो यह एक शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, ऐसा स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? यह मनोरोगों का अध्ययन है, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, यह बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है? किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है? तो ये कहा था स्किनर ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, यह तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, यह यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन। ऑप्शन बी दे रखा है लेखन एवं वार्तालाप। ऑप्शन सी दे रखा है विकासात्मक विशेषताएं। ऑप्शन डी दे रखा है अधिगम के लिए अभिप्रेरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक विशेषताएं। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। विकासात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता से संबंधित होती हैं, ना कि अधिगम प्रक्रिया से। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? व्यवहारात्मक विज्ञान, विधेयात्मक या धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान मानक विज्ञान व आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट,
शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है शुद्ध मनोविज्ञान, मौलिक मनोविज्ञान, आधारभूत मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। इसको ना तो शुद्ध मनोविज्ञान कहा जाता, ना इसे मौलिक विज्ञान कहा जाता, ना इसे आधारभूत मनोविज्ञान कहा जाता, बल्कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइंस इसलिए है क्योंकि भावी जीवन में उपयोगी है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जुड के द्वारा, ट्रो के द्वारा, स्टीफन के द्वारा, मन के द्वारा। तो यह परिभाषा स्टीफन के द्वारा दी गई है। कौन सी परिभाषा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृत्ति एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्टीफन के द्वारा। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। यही कथन अपना राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक तथा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है, ना कि मानक या नियामक विज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। यह विविध अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि ये उपयुक्त है विविध अधिगमकर्ता के लिए। व्याख्या: शिक्षा मनोविज्ञान विविध अधिगमकर्ता एवं व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये करो एंड करो ने दी है। फिर से देखो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी है? करो एंड करो ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? अधिगम प्रक्रिया, समुदाय, प्रबंधन, मापन। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? तो अधिगम प्रक्रिया अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियम, सिद्धांत, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्ट निर्माण, सोचने विचारने की प्रक्रिया, समस्या समाधान, अधिगम स्थानांतरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। क्वेश्चन को फिर से देखो, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। केवल शिक्षा की समस्या से, केवल शिक्षा की प्रक्रिया से, शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पादन से, केवल आकलन से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पादन से। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? सीखने का स्टेटस, सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला। फिर से देखो क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? सीखने का स्टेटस। ऑप्शन पहला ही अपना आंसर हो जाएगा।
व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति आते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? एलिस क्रो की, स्किनर की, स्टीफन की, ट्रो की। तो ये परिभाषा ट्रो की है और ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स से 2022 में पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? ट्रो की। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह असंगठित है। तो केवल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः यह असंगठित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दे रखा है, विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या से संबंधित है। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास धारणा, कल्पना और तर्क और समस्या से संबंधित है। व्याख्या, मानसिक क्रिया संज्ञानात्मक विकास का भाग होते हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित हैं। समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। तो बी सी डी अपना सही आंसर हो जाएगा। इसमें समाज नहीं है और अधिगम करने वाला, अधिगम की स्थिति और अधिगम प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। शिक्षा यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति। ऑप्शन बी सी डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्वों में अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, अधिगम स्थिति और अधिगम अनुभव तथा शिक्षण स्थिति शामिल होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो रिक्त स्थान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शिक्षण और प्रेरणा, व्यक्तित्व और सीखना, शिक्षण और अधिगम, प्रेरणा और व्यक्तित्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायक है। व्याख्या, इस स्किनर द्वारा दिया गया, यानी कि स्किनर द्वारा ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सीखने की प्रकृति, मानव व्यक्ति की अभिवृत्ति और उसका विकास, व्यक्तिक भेद और मानसिक रोग। तो मानसिक रोग नहीं आता। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान से संबंधित होता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं उत्पादों से संबंधित है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, शिक्षा से संबंधित सभी व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स,
विलियम वुंट, जॉन डीवी, जेबी वाटसन। तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक जेबी वाटसन थे। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। जेबी वाटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की है, जबकि बाकी अन्य विलियम जेम्स तथा जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद की। व विलियम वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की है। फिर से देखो व्याख्या। जेबी वाटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की, जबकि विलियम वुंट्स और विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना की। और विलियम वुंट्स ने विलियम जबकि यानी कि जॉन डीवी और विलियम जेम्स ने तो की थी प्रकार्यवाद की, और विलियम वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? वसानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नता, प्रादे प्रान प्रान पारेंद्रिया पारेंद्रिया ज्ञान और अधिगम प्रक्रिया। तो पारेंद्रिया ज्ञान इसमें नहीं आता, जबकि वसानुक्रम एवं वातावरण भी आता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में। व्यक्तिगत भिन्नता का भी इसमें यानी कि अध्ययन किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन पारेंद्रिया ज्ञान इसमें नहीं आता। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। परामनोविज्ञान परासाइकोलॉजी के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसे अति इंद्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? जॉन डीवी, ई.एल. थॉर्नडाइक, गाल्टन, एबिंगहॉस। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह थॉर्नडाइक को माना जाता है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक स्वरूप थॉर्नडाइक के प्रयासों से संभव हुआ, यद्यपि 1880 में फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। लिंग, आत्म बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? लिंग, आत्म बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा का। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि सिलेबस समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की तुलना करने में सहायता करता है, अधिगम करता है एवं उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल केंद्र बालक होता है। बालक से संबंधित समस्त कार्य को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनिका, नामिक मापनिका, आनुपातिक मापनिका, समान अंतराल मापनिका। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनिका, नामिक मापनिका, आनुपातिक मापनिका, समान अंतराल मापनिका। तो आनुपातिक मापनिक का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। निम्न स्तर मापनी नामिक मापनी होती है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में न्यूनतम प्रयोग आनुपातिक मापनी का होता है। निम्न स्तर की मापनी पूछी जाए तो वह नामिक मापनी होती है, और लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में न्यूनतम प्रयोग आनुपातिक मापनी का होता है। नेक्स्ट, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, कौन कौन से?
तो शिक्षा के प्रमुख 3 आधार हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमार्गीय बताते हुए यानी कि इसका उल्लेख किया है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो ये हर्बर्ट ने की थी। पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी पाठ्य योजना में? हर्बर्ट ने दी थी। नेक्स्ट, व्याख्या। हर्बर्ट ने स्मृति शिक्षण के आधार पर पंचपद प्रणाली दी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगीकरण विधि, अंतर्दर्शन विधि। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। व्याख्या। अंतर्दर्शन विधि आत्मनिरीक्षण आत्मनिष्ठ है जिसका उल्लेख संरचनावादियों ने किया है। नेक्स्ट, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को, अभिरुचि को। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को। व्याख्या। स्वास्थ्य का संदर्भ यहाँ मानसिक स्वास्थ्य से लिया गया है, यद्यपि समायोजन को भी प्रभावित करता है, लेकिन उत्तर ए माना गया है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर। शिक्षण अधिगम मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बाल केंद्रित क्वेश्चन पूछा गया, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। व्याख्या। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बालक प्रधान व शिक्षक गौण होता है। यह करके सीखने पर बल देती है, वह अनुभव से जोड़ते हुए सक्रियता पर बल देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। तो सोचना मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? रीट 2021 में पूछा गया है। सोचना, लिखना, खेलना, गेंद फेंकना। तो इसमें सोचना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। मनोगत्यात्मक पक्ष में गामक क्रिया आती है जैसे लिखना, तैरना, नृत्य करना, दौड़ना, कूदना, पहनना, चलना इत्यादि। सोचना एक ज्ञानात्मक क्रिया है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, डीवी वैसे से अनुसारेण शिक्षक से भूमिका अस्ति, यानी कि डीवी के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? उत्प्रेरक की, मार्गदर्शक की, दार्शनिक की, सहभागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागी रूपेण। व्याख्या। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने शिक्षक को सहभागी माना है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान प्राथमिक कार्यम अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक कार्य क्या है? शिक्षण कार्य, शिक्षक से प्रभावशीलता और विकास। शिक्षण कार्य पर शिक्षक और प्रभावशीलता और विकास। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम्यों अध्ययन में
शिक्षा मनोविज्ञान इति परिभाषा किसने दी थी? इस प्रकार की परिभाषा शिक्षण अधिगम अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ये परिभाषा स्किनर ने दी थी। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये संस्कृत के क्वेश्चन है, इनको मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ व्याख्या पढ़ देता हूँ। शिक्षण शास्त्रम कस्या अध्ययनम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि। व्याख्या, शिक्षण शिक्षण शास्त्र, इसमें से शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, इसमें अध्यापन की शैली विधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षणात् प्राक्यत आंकलम क्रियते तस्य किम नाम, तो इसका हो जाएगा प्रारंभिक आंकलन। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सहजता समता क्रिया। व्याख्या, पाठ्यचर्या करिकुलम शब्द से बना है, शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसमें वे समस्त क्रिया शामिल हैं जो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह गतिशील व संपूर्ण विद्यालय का कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट, अधिगम कर्तुः बुद्धि विवेकस्य सर्वाधिकम अनुप्रयोगः कुत्र भवति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षणे। नेक्स्ट, ये संस्कृत के 5-4 क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद में वापस हिंदी में हो जाएंगे, यानी कि ये संस्कृत का पेपर हुआ था। शिक्षक से प्रभावशीलता, इनको छोड़ो भाई, संस्कृत के जो हैं क्वेश्चन, इनको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? आधारभूत स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, चिंतन शिक्षण का प्रतिपादन हंट द्वारा किया गया था। किशोरों को, क्वेश्चन को फिर से देखो, किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? चिंतन स्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता है? अर्नेस्ट वेबर, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और गुस्ताव फ्रेंचर। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता है? विलियम जेम्स। व्याख्या, विलियम जेम्स को प्रकार्यवादी माना जाता है, न कि प्रयोगवादी। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, भावात्मक स्तर नहीं होता। भावात्मक स्तर अधिगम का है, ना कि शिक्षण स्तर का। नेक्स्ट, अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षण एक तंत्रीय होता है, यही ऑप्शन अपना गलत है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन होता है। व्याख्या, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, न कि एक तंत्रीय होता है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया, चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, तो ऑप्शन 4 अपना गलत हो जाएगा। यानी कि चयनित, यानी कि जिसका चयन करें उसी को प्रश्न पूछा जाए, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत कभी नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है, निष्क्रियता का सिद्धांत। व्याख्या,
शिक्षण का सिद्धांत सक्रियता का होता है, न कि निष्क्रियता का। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? तो स्मिथ ने, क्लार्क ने, मॉरिसन ने, एल एन एन एल गेज ने। फिर से देखो क्वेश्चन क्या है। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की यह परिभाषा दी है एल एन एन एल गेज ने। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? न्यूनतम परिवर्तित की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपन की विधि, औसत अथवा माध्य बुद्धि की विधि, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में परिवर्तन। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मनोभौतिकी विधि 1, 2, 3 भाग होते हैं। इनमें मन, शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रतिपादन फेकनर ने किया। नेक्स्ट, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं में बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो ये कहा था विलियम मैकडूगल ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये संस्कृत में पूछा गया है क्वेश्चन शायद, और संस्कृत मुझे कम आती है। ये पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, शायद संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत परीक्षा में पूछा गया है। मनोविज्ञानम जीवनस्य सर्वासु परिस्थितिषु प्राणिनां प्रतिक्रियाणां मध्यनं करोति इति केन उक्तम। तो ये स्किनर का कथन है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञानम सहायकम अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट, थोर्नडाइक बुद्धि रुचि योग्यता अभियोग्यताम दानम केन भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षायाः आत्मा अस्ति। शिक्षा की आत्मा क्या है? अनुशासनम। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञानस्य घटक अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान का घटक है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान के घटक हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञानम व्यवहारस्य निश्चितम विज्ञानम अस्ति। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है। नेक्स्ट, मनोविज्ञानम अस्ति। मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, प्राकृतिक। मनोविज्ञानम अस्ति, मनोविज्ञान है सामाजिक, प्राकृतिक विज्ञानम, विधायक विज्ञानम। विधायक विज्ञान का तात्पर्य कारणों की खोज पर बल देना है। तो विधायक विज्ञान अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञानम सहायकम अस्ति। मनोविज्ञान सहायक है। तो मनोविज्ञान सहायक है स्वस्थ ज्ञानाय, बालकस्य ज्ञानाय, शिक्षण विधिनाम चयनाम और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यानाम व्यवहाराणाम च प्राप्ते किम साधनम अस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगमस्य समस्यानां समाधानम मनोविज्ञानस्य कया शाखया भवति। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञानम। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रित, शिक्षा मनोविज्ञानम योगदानम अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रितम।
व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल केंद्र क्या है? बालक है। अधिगम कर्तेषु अधिगम कृतु कृत्य अधिगम प्रक्रियायां कस्य स्थानम महत्वपूर्णम अस्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन का, यानी कि अधिगम में सबसे ज़्यादा मुख्य स्थान किसका है? तो पुनर्बलन का है। नेक्स्ट, अब हिंदी में आ गए फिर से क्वेश्चन, और ये हिंदी व्याख्याता में पूछा गया है 2020 में। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है निश्चयतात्मकता, संभावनापूर्णता, विकासशीलता, पूर्णनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्या है? विकासशीलता। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विषय है जिसमें समय के अनुसार व्यवहार की व्याख्या व विषय वस्तु परिष्कृत होती है। अगला अपना प्रश्न है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है ह्यूरिस्टिक विधि का, प्रदर्शन विधि का, क्रिया विधि का, साक्षात्कार विधि का। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, यह सिद्धांत है। तो यह ह्यूरिस्टिक विधि का है, यानी कि खोज विधि का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। इसमें व्यक्ति स्वयं के निरीक्षण के आधार पर खोज करके सीखता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? शिक्षक चर, छात्र चर, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम, परिस्थितिगत चर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? शिक्षक चर, छात्र चर, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम, परिस्थितिगत चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये संस्कृत में आ गया है, तो चलो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, वैसे संस्कृत कम आती है। और ये पूछा गया है संस्कृत आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षण मनोविज्ञान से ऊपरी आधारित पद्धति अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी पद्धति है? परियोजना पद्धति, कीड़ा पद्धति, डाल्टन पद्धति, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समीचीनाम तालिका चिनुत। तो यानी कि इसको अपन छोड़ देते हैं, ये मेरे को संस्कृत थोड़ी कम आती है, चलो इसको देख लेते हैं। अधोलिखित विकल्पेषु व्यवहारिक मनोविज्ञान से क्षेत्रे कस्य विकल्प से गणना न भवति? शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, वैधिक मनोविज्ञान नहीं होता शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, ये राजस्थानी स्कूल व्याख्याता, यानी कि राजस्थानी भाषा जिसकी होती है उसमें स्कूल व्याख्याता 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है खुद ने समझवाए बालक को समझने में, शिक्षण विधि रा चयन माय, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया माय। तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा स्मरण करना। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? स्मरण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना। स्मरण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना। ऑप्शन पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, स्मरण चिंतन स्तर किसने दिया? हर्बर्ट ने। बोध स्तर दिया मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर हंट ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्मरण चिंतन स्तर किसने दिया? हर्बर्ट ने। बोध स्तर मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर हंट ने दिया था। नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण है? शिक्षक की योग्यता एवं शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां, योग्यता, शिक्षण कुशलता और उपलब्धियां।
ये तीनों ही एक शिक्षक में होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, शिक्षण में कुशलता होनी चाहिए और उपलब्धियां उसमें होनी चाहिए। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह सौउद्देश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया होती है, ना कि शिक्षण। पर्सन डिलीट हो सकता है क्योंकि कुछ पुस्तकों में शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र बिंदु होता है छात्र। नेक्स्ट, शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की प्राप्ति की जाती है? शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की प्राप्ति की जाती है? रेडियो से, रेखाचित्र से, प्रतिमान से, भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा प्रयोगशाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो आधुनिक शिक्षण में सहायता के रूप में प्रयोग। इसमें कंप्यूटरीकृत वातावरण में लेखन व मौखिक क्षमता को सही करने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है। विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता। विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है जो छोटा और बड़ा हो सकता है। विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ बदलता नहीं है, ये बदलता है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। शिक्षक को अपनानी चाहिए, तो इसको परिचर्या विधि अपनानी चाहिए। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। शिक्षक को परिचर्या विधि अपनानी चाहिए। व्याख्या, परिचर्या विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षक व छात्र सहयोग पूर्वक वाद विवाद करते हैं। छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता इसमें होती है। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद बनाना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना, कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है, तो शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव और अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति। शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है? अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है, तो यह कथन एलिस क्रो का है। फिर से देखो परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, सावे एंड टेलफोर्ड का, स्किनर का, एलिस क्रो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त
कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, सहसंबंध विधि, अवलोकन विधि। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि कथन और कारण पर आधारित होती है। व्याख्या, प्रयोगात्मक विधि, इसके प्रतिपादक पूछा जाए तो विलियम वुंट। प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक कौन था? विलियम वुंट। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसकी शुरुआत समस्या से होती है। कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? समस्या से प्रयोग का प्रारंभ होता है। समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण, फिर प्रायोज्य विषय जिन पर प्रयोग होगा उसका चयन होगा, फिर चर का अध्ययन होता है, फिर स्वतंत्र चर में वातावरण, अनुदेशन, कार्य व विषय चर आते हैं। जैविक चर, आदत, शक्ति, चालक प्रोत्साहन, अवरोध और व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसमें आती हैं। अब आश्रित चर जिन पर पड़े प्रभाव का अध्ययन होता है। प्रयोग की योजना निर्माण, उपकरण व सामग्री का विवरण, फिर नियंत्रण चरों व परिस्थितियों पर, फिर निर्देश प्रयोज्यों पर, फिर विधि आंकड़ों का सारणीकरण, फिर परिणाम, फिर चर्चा व सामान्यीकरण। लाभ क्या है? विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक विधि, भविष्यवाणी में उपयोगी विधि, परिकल्पना परीक्षण की सर्वोत्तम विधि, पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी, शिक्षण विधि, समय सारणी निर्माण में उपयोगी, मूल्यांकन, निर्देशन, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में उपयोगी विधि है प्रयोगात्मक विधि। हानियाँ, प्रयोगात्मक विधि महंगी होती है, समय अधिक लगता है, परीक्षण की आवश्यकता होती है। टिचनर प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? और ये पूछा गया है इतिहास, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिकवाद, मनोगतिक संरचनावाद। क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? मनोगतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोगतिक। व्याख्या, मनोगतिक उपागम फ्रायड ने दिया। मनोगतिक उपागम किसने दिया? फ्रायड ने। यह उपागम इस्तेलाह करती संरचना जिसमें चेतन, अवचेतन व अचेतन संरचनात्मक मॉडल में अहम, इदम अहम और परम अहम, मानसिक ऊर्जा व मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, अहम रक्षा प्रक्रम, दुश्चिंता प्रकार व मनोलैंगिक विकास की व्याख्या करता है। यह प्रथम बल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक कौशल, प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है विज्ञान। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था? हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह स्पेंसर ने कहा था। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना और असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य है। किसका है? नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य है। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य घटक सम्मिलित हैं।
तो इसके अंदर अधिगम कर्ता जिसमें शिक्षक आ जाएगा, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। ऑप्शन 1 और 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। सभी विकल्प इसके सही हैं, उपयुक्त सभी अपने राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायक होता है, अधिगम की प्रकृति को समझने में सहायक होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकारता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो असत्य कथन है वो हो जाएगा, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकारता है। यह कथन है गलत है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने 1913 में की। इसमें द्वितीय बल कहा जाता है। यह अंतर्निरीक्षण विधि व चेतन अनुभूति को अस्वीकार करता है, मन को अस्वीकार करता है, पर्यावरणीय कारकों पर बल देता है, वस्तुनिष्ठता पर बल देता है, वर्तमान व्यवहार पर गत अनुभव के प्रभाव पर बल देता है। पुस्तक वाटसन ने लिखी थी, साइकोलॉजी एज दी विलिमियरिस्ट व्यूज इट, साइकोलॉजी इज बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये वाटसन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है। रॉबर्ट एम गेने ने, एन एल गेज ने, विलियम एन बर्टन ने, जॉन ब्रू बेकर ने। शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है जो अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह रॉबर्ट एम गेने ने दी है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता हैं। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता कौन है, गलेसर। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। गलेसर ने 1962 में आधारभूत प्रतिमान या बुनियादी शिक्षा के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। विद्यालय भवन की, खेल का मैदान, पुस्तकालय की। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। विद्यालय भवन की, खेल का मैदान, पुस्तकालय। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी, वाटसन ने। व्याख्या, 1913 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की अमेरिका में। नेक्स्ट, शिक्षण का प्रतिरूप हो सकता है प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं प्रतिपादयीकरण, अनुबंधन। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का प्रारूप हो सकता है प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं प्रतिपादीकरण, अनुबंधन। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है।
मूल्य निरूपण, संज्ञानात्मक परिक्षेत्र, परिचालन, भावात्मक परिक्षेत्र, अनुप्रयोग, मनोगत्यात्मक परिक्षेत्र, चारित्रीकरण, भावात्मक परिक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारित्रीकरण भावात्मक क्षेत्र। व्याख्या। भावात्मक परिक्षेत्र में आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विवरण, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण इसमें शामिल होता है। भावात्मक परिक्षेत्र में आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विवरण, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण शामिल होता है। नेक्स्ट, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, संप्रत्ययीकरण। तो संप्रत्ययीकरण नहीं आता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन सम्मिलित है। नेक्स्ट, सूची 1 का 2 में मिलान करना है। सूची 1 का 2 में मिलान करना है। अनुबंधन का संबंध व्यवहार से है। किससे है? व्यवहार से। और प्रशिक्षण का संबंध कौशल से है। और अनुदेशन का जो संबंध है वो हो जाएगा ज्ञान से। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।